दोस्तों नमस्कार। दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई साफ दिखाई दे रही है, लेकिन इस बटी हुई दुनिया में भारत कहां पर खड़ा है? यह सवाल अमेरिका और चीन के बीच आर्थिक व्यापारिक रिश्तों में आई खटास के वक्त भी उभरा था कि भारत का ध्यान किसकी तरफ ज्यादा है। और यह सवाल रूस और यूक्रेन के युद्ध के वक्त भी उभरा। और यह सवाल मौजूदा वक्त में जब हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया तो उसके बाद भी यह सवाल अब बड़ा होता चला जा रहा है कि आखिर भारत की अपनी कूटनीति क्या कहती है। और प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट करने के 5 दिनों के बाद जब भारत के विदेश मंत्रालय ने इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर अपनी कूटनीति या कहें विदेश नीति को साफ किया, तो उसके बाद अमेरिका भी आश्चर्यचकित रह गया। क्या भारत की अपनी कूटनीति में कोई बड़ा परिवर्तन उसे दिखाई दे रहा है, या फिर अमेरिका यह मानकर चल रहा था कि इस बदली हुई दुनिया में भारत की भूमिका अमेरिका के साथ ही खड़ी हमेशा दिखाई देगी? भारत नाटो का मेंबर नहीं है, यूक्रेन नाटो का मेंबर बनना चाहता था, रूस ये नहीं चाहता था तो उसने हमला कर दिया। हमास ने हमला इजराइल पर किया। इजराइल ने अब चेतावनी दे डाली है कि गाजा पट्टी को खाली कर दिया जाए, और बकायदा उसने हवा से पंफलेट पूरे इलाके में यह कहकर लगातार डाले कि उस इलाके में रहने वाले लोग उस इलाके को खाली कर दें। तो यूनाइटेड नेशन ने जब इस पर आवाज उठाई तो फिर इजराइल यह भी कहने से नहीं चूका कि यूनाइटेड नेशन की भूमिका सही नहीं है और वह अब इजराइल को ज्ञान ना दे। सवाल है, यह क्या सब कुछ इतनी आसानी से कहा जा रहा है? और भारत इस पूरी परिस्थिति के भीतर उस दौर में जब वाकई गुटनिरपेक्ष परिस्थितियां दुनिया के सामने बिल्कुल नहीं है, और दुनिया इस बात को 26/11 या कहें 9/11 से अगर शुरू कीजिएगा तो उस दौर में ही अमेरिका ने कह दिया था जो हमारे साथ खड़ा है वो हमारा दोस्त है, जो साथ नहीं खड़ा है वह दुश्मन है। और कमोवेश देखिए, उसके बाद से दुनिया के भीतर तमाम हलचल दुनिया को बांटती चली गई। मौजूदा वक्त की परिस्थितियां भी क्या इसी तरीके से, और भारत की भूमिका उस पर समूची दुनिया की नजर है। हमें लगता है कि भारत की भूमिका इस दौर में समझने से पहले इजराइल और फिलिस्तीन की उन परिस्थितियों को समझना चाहिए, क्योंकि इजराइल फिलिस्तीन की जमीन पर है और इजराइल इजिप्ट, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, सऊदी अरब, टर्की इन इलाकों से घिरा हुआ है। और इन सब के बीच ईरान मदद दे रहा है हमास को या नहीं दे रहा है? हालांकि यह बड़ा महत्वपूर्ण है कि भारत की अपनी पॉलिसी में हमास आज भी आतंकवादी संगठन नहीं है। भारत की अपनी परिभाषा में हिजबुल्लाह भी आतंकवादी संगठन नहीं था। लेकिन इन सब के बावजूद भी एक आतंकवादी कृत्य हुआ, और हमास ने जिस तरीके से हमला किया उसके बाद एक के बाद एक कई पन्ने भारत की विदेश नीति और कूटनीति को लेकर इस दौर में खुलने लगे हैं। सवाल यह नहीं है कि भारत के भीतर का शोर अलग अलग जगहों पर राजनीति से कितना प्रभावित है। सवाल यह है कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की भूमिका इस दौर में इतनी बड़ी हो चली है कि दुनिया के तमाम ताकतवर देश जरूर चाहेंगे कि भारत उनके साथ खड़ा नजर आए। और यही वो वजह है कि इजराइल के विरोध में रूस भी है, चीन भी है, ईरान भी है, लेकिन इजराइल के समर्थन ही नहीं बल्कि खुलकर साथ देने की स्थिति में अमेरिका और तमाम नाटो देश हैं। लेकिन इसकी दूसरी परिस्थिति यह भी कहती है, क्या वाकई जिस बात का जिक्र होता था कि दुनिया के सामने तीसरा युद्ध तो बाजार और व्यापार को लेकर ही होगा, लेकिन एक नई परिस्थिति इस दौर में निकल कर आ गई? तो हमें लगता है कुछ अतीत और कुछ मौजूदा वक्त की परिस्थिति को जरा धुंधलका जो है उसको थोड़ा साफ करने की कोशिश कीजिए। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया था कि इजराइल पर हुए आतंकवादी हमलों की खबर से गहरा सदमा लगा है। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ है। हम इस कठिन समय में इजराइल के साथ एकजुटता से खड़े हैं। इस ट्वीट में ना तो हमास का नाम था और ना ही फिलिस्तीन का नाम था। और 5 दिनों के बाद जब विदेश मंत्रालय कल के दिन सामने आया तो उसने बहुत साफ तौर पर जिन बातों को कहा उससे अमेरिका तक आश्चर्यचकित रह गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत
हमेशा से फिलिस्तीन के लोगों के लिए एक संप्रभु स्वतंत्र देश फिलिस्तीन की स्थापना के लिए सीधी बातचीत करने की वकालत करता रहा है और एक ऐसा देश वो बने जिसकी अपनी सीमा हो, बाउंड्री अपनी हो, वहां पर कब्जा इजराइल ना करे, ये मैसेज साइलेंट है, लेकिन जिसकी अपनी सीमा हो और फिलिस्तीनी वहां सुरक्षित रह सकें, जो इजराइल के साथ भी शांति के साथ रहे। इस मैसेज ने दुनिया के भीतर एक तरीके से भारत की भूमिका को लेकर दोबारा उस गुट निरपेक्ष आंदोलन की याद दिला दी जब सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद भारत के अपने प्रधानमंत्री नेहरू ने एक पहल की थी कि भारत दुनिया के उन दो ध्रुवों में कहीं शामिल नहीं होगा जहां एक तरफ रशिया और दूसरी तरफ अमेरिका खड़ा है। लेकिन इस दौर को भी भारत ने जब कहा कि देखिए समाधान जो है दो राज्य ही समाधान है, यानी दोनों अलग अलग राज्य के तौर पर रहें। और याद अगर कीजिएगा तो 2022 यानी एक बरस पहले भी जब भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा था कि भारत टू स्टेट सॉल्यूशन चाहता है जिसमें दो देश आजाद हों और शांति में एक साथ रहें, अमेरिका का कहना है ऐसा इस वक्त मुश्किल है, असंभव है, ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए अमेरिकी विदेश मंत्री खुले तौर पर जब इजराइल पहुंचे तो उन्होंने अमेरिका किस रूप में साथ खड़ा है इसका खुला इजहार कर दिया। लेकिन अब यहां पर एक अगला सवाल आता है हमास का और उस गाजा पट्टी का, जहां पर 1 लाख से ज्यादा सेना इजराइल की तैनात है कि उस इलाके को खाली करें और उस इलाके को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। और इजराइल का अपना इतिहास भी 1976 को याद कीजिएगा या 2006 को याद कीजिएगा, उस परिस्थिति में यह कहा जा सकता है कि इजराइल वहां पर हमला करेगा। लेकिन यहां भारत को लेकर एक समझने की जरूरत है। हमास को अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, इजराइल हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो या जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हो, वो आतंकवादी संगठन मानते हैं। भारत अपनी फाइल में आतंकवादी संगठन हमास को नहीं मानता है। और इस बात का जिक्र इसलिए यहां पर महत्वपूर्ण है क्योंकि कल जब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि इजराइल पर शनिवार को हुए आतंकवादी हमले की भारत निंदा करता है। इस पे एक पत्रकार ने सवाल किया, क्या हमास को भारत ने आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है? तो इस पर जवाब अरिंदम बागची का कोई सीधा जवाब नहीं था। उनका कहना था कि इस तरह के फैसले लेना विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी नहीं है और हमारा फोकस हमारे नागरिकों की मदद करना है। जाहिर है वो प्रवक्ता है और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के तौर पर कह रहे थे, लेकिन दुनिया की नजर तो विदेश मंत्रालय के हर उस शब्द पर होगी। इसके बाद अमेरिका की तरफ से यह टिप्पणी आई कि यह लगता कुछ ऐसा है कि जैसे एक बड़ा शिफ्ट नजर आ रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या भारत इस स्थिति में मौजूदा वक्त में जब खड़ा है तो हमें लगता है दो बातों पर इस दौर में ध्यान देने की जरूरत है। एक, इजराइल अपने तौर पर क्या करेगा और भारत अपने तौर पर क्या समझता है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज ही इस बात का जिक्र किया कि यूनाइटेड नेशन जब तक टेररिज्म की परिभाषा को एक लाइन में परिभाषित नहीं करेगा, यानी सभी के लिए एक ही परिभाषा टेररिज्म की होनी चाहिए, जब तक यह नहीं होगा तब तक यूनाइटेड नेशन को लेकर भी हर वो देश जो हमला करता है या हर वो देश जिस पर हमला होता है, उन दोनों परिस्थिति में यूनाइटेड नेशन निशाने पर आएगा क्योंकि वह सहमति टेररिज्म को लेकर बना ही नहीं पाया है। अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से टेररिज्म की भूमिका कैसे काम कर सकती है जो कि मानवीयता के खिलाफ है। और प्रधानमंत्री मोदी का यह भाषण और जिक्र कोई आज का नहीं है। प्रधानमंत्री बनने के बाद जब पहली बार वो यूनाइटेड नेशन गए थे तब भी उन्होंने टेररिज्म को लेकर इस बात का जिक्र किया था कि आपको एक परिभाषा गढ़नी होगी। उस समय आतंकवाद को लेकर भारत पाकिस्तान का जिक्र कर रहा था, उसकी जमीन पर जो आतंकवादी संगठन है उसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी कर रहे थे। लेकिन बहरहाल भारत हमास को टेररिस्ट नहीं मानता है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानता है। दरअसल 2006 में जब चुनाव हुए थे उस गाजा पट्टी के इलाके में तो हमास भी कुछ सीटों पर चुनाव जीत गया था और तब भारत ने कहा था कि दरअसल फिलिस्तीनियों का नेतृत्व सिर्फ फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन नहीं करता है बल्कि अच्छा खासा तबका हमास के साथ भी है
और तब यह सवाल हुआ था कि हमास को भारत एक पॉलिटिकल फोर्स के तौर पर भी उन फिलिस्तीनियों के बीच देखता है क्या। अब अगला सवाल था कि जब अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति इस दिशा में चल पड़ी है और मौजूदा वक्त में आज सुबह ही यह खबर आई कि अब अमेरिका ईरान को $6 बिलियन नहीं देगा। वो $6 बिलियन की कहानी भी दरअसल उन संबंधों से जुड़ती है जो मौजूदा वक्त में लोगों को लगेगा कि दरअसल अमेरिका कोई मदद ईरान को देने वाला था, इसलिए रोक दिया क्योंकि ईरान ने इस दौर में हमास की मदद कर दी, या फिलिस्तीन की मदद कर रहा है, या वहां के नागरिकों की मदद कर रहा है। जी नहीं, दरअसल ईरान को जो $6 बिलियन यानी तकरीबन 49,000 करोड़ रुपए जो मिलने थे, वो पिछले महीने इस पर सहमति बनी और उसकी वजह यह थी कि 5 अमेरिकी नागरिकों को ईरान अपने जेल से रिहा कर दे। और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जब प्रतिबंध अमेरिका ने लगाया था तो विदेशों में जो ईरान की संपत्ति सीज की गई थी वह तकरीबन $6 बिलियन वह देगा, और उसके लिए उसने पिछले महीने ही कतर के नेशनल बैंक में, जो वहां का सेंट्रल बैंक में, ट्रांसफर कर दिया और यह कहा गया कि कतर उसको शिफ्ट करेगा ईरान को। लेकिन अमेरिका ने एक झटके में मैसेज दे दिया कि दरअसल अगर ये $6 बिलियन हम देते हैं और दूसरी तरफ ईरान फिलिस्तीनियों के साथ है या इजराइल का विरोध कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उस पैसे का उपयोग उस युद्ध में हो जाएगा जो युद्ध इस दौर में गाजा पट्टी या फिलिस्तीन या इजराइल के बीच में नजर आ रहा है। तब यहां पर सवाल था कि उस इलाके में इजराइल की भूमिका अगर पूरे तरीके से साफ करने की हो जाएगी कि उस इलाके को साफ कर लिया जाए, तो क्या इतिहास ऐसा रहा है? दरअसल एक इतिहास और यहां पर समझना होगा। इस बात का जिक्र इसलिए है क्योंकि 1978 में जब ऑपरेशन लिटानी शुरू किया गया था, उस वक्त फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था और उस समय इजराइलों की एक बस को हाईजैक करके 38 लोगों को मार डाला गया था। यह अतीत का जिक्र इसलिए है क्योंकि उसके बाद इजराइल ने जो ऑपरेशन लिटनी शुरू किया तो उसने उनको पीछे ढकेलते ढकेलते लेबनान तक ढकेल दिया और उस पूरे इलाके में कब्जा कर लिया। 2006 में भी इसी तरीके से हिजबुल्लाह के खिलाफ जो ऑपरेशन शुरू किया उसमें उस पूरी जमीन पर इजराइल ने अपना कब्जा कर लिया, और यही प्रतीक है कि 2023 में हमास को लेकर भी इसी तरीके से गाजा पट्टी में एंट्री अब पूरे तरीके से इजराइल की हो जाएगी। भारत इसीलिए इस बात का जिक्र बार बार कर रहा है कि हर देश की एक अपनी सीमा निर्धारित होनी चाहिए, और अब अतीत की परिस्थिति को ना देखिए, मौजूदा वक्त के सच को समझिए। और शायद इसीलिए यूनाइटेड नेशन ने इस दौर में जो भूमिका निभाई, उसने बहुत साफ तौर पर कहा कि इजराइल को जो गाजा पट्टी के इलाके में कह रहा है हम वहां पर पूरे तरीके से अपने कब्जे में कर लेंगे, तो इस ऑर्डर को वापस लेना चाहिए क्योंकि वहां पर 10 लाख लोग हैं। और महत्वपूर्ण यह भी है कि उसी के साथ रूस जो यूक्रेन से युद्ध लड़ रहा है, वहां पर पुतिन भी यह कहने से नहीं चूके, उन्होंने भी कहा कि गाजा स्ट्रिप में अगर इजरायली फोर्सेस ग्राउंड ऑपरेशन करती है तो इससे जबरदस्त खून खराबा होगा और इससे जो आने वाले वक्त में जो परिस्थिति होगी वह नाजुक होगी, तो वक्त की जरूरत है कि इससे उन्हें बचना चाहिए। और इन सब के बीच इजराइल ने अपने तौर पर यह माना कि गलती तो उससे हुई है और उसकी चूक हुई है, और यहीं से यह बात निकली क्या युद्ध के जरिए दुनिया में एक बाजार हथियारों का भी है, उस हथियार के बाजार के जरिए दुनिया अपनी इकोनॉमी को संभाल रही है, उसमें कौन से देश हैं और किन परिस्थितियों में रहते हैं। जब इस पन्ने को खोलिएगा तो वहां पर स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूशन की जो पूरी रिपोर्ट निकल कर आती है वो बहुत साफ बतलाती है कि अमेरिका ने इस दौर में जो पहला युद्ध शुरू हुआ और जब दूसरा युद्ध की परिस्थिति इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो बन रही है, उसके जरिए उसके जो मिलिट्री गुड्स जो वो एक्सपोर्ट करता था, ओवरऑल एक्सपोर्ट लगभग 40 से 42% तक करने लगा और उसके एक्सपोर्ट में इजाफा 14% का इन युद्ध की वजह से हो गया। यानी अमेरिका में हथियार बनाने वाली कंपनियां इस दौर में लाभालाभ की स्थिति में आ गई। फ्रांस के भीतर भी 44% ज्यादा लाभालाभ होने लगा। इस दौर में अगर देखेंगे तो रशिया जो एक्सपोर्ट करता था उसमें 31% की कमी आ गई।
और दुनिया के बाजार में अगर देखिएगा तो रशिया अभी भी 16% एक्सपोर्ट करता है, अमेरिका 40% करता है, फ्रांस 11% करता है, चाइना भी करता है लगभग 5-5.5% फुल एक्सपोर्ट का, और जर्मनी भी लगभग 4.5% एक्सपोर्ट करता है। यहां से एक मैसेज निकलता है, क्या युद्ध हथियार बाजार की जरूरत है? और उसके लिए यह एक एक्सपेरिमेंट है। और इतना बड़ा सामान और इतने बड़े तरीके से मिसाइल जो हमास के जरिए दागी गई, क्या वह एक नए एक्सपेरिमेंटल तौर पर मार्केट इकोनॉमी को और हथियारों की इकोनॉमी को अनुकूल करने की दिशा में उनके द्वारा दिया गया धन तो नहीं था, जो इस पूरे इलाके के भीतर में, जो इस पूरे देशों के भीतर, चाहे वो लेबनान हो, चाहे सीरिया हो, इजिप्ट हो, सऊदी अरब, इन तमाम परिस्थितियों से घिरी हुई इकोनॉमी तो नहीं थी? यह सवाल भी इस दौर में बड़ा हुआ है। अगला सवाल, इस दौर में जो पर्चे गिराए गए इजराइल के जरिए और उसके बाद यूनाइटेड नेशन ने जो उस पर आपत्ति की, इस पर बड़ा महत्वपूर्ण है यह कहना और समझना कि अपने तौर पर इजराइल ने सीधे तौर पर यूनाइटेड नेशन को कहा कि दरअसल आपकी प्रतिक्रिया शर्मनाक है। तो क्या यूनाइटेड नेशन, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसलिए बना था कि दुनिया में कोई युद्ध ना हो, एक नई परिस्थिति में यूनाइटेड नेशन की भूमिका है कि वह किनके साथ खड़ा है? और यूनाइटेड नेशन को जो बजट जिन देशों के जरिए जाता है उसके अनुकूल वह अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी चिता रहे हैं कि दरअसल जब तक आप टेररिज्म पर एक परिभाषा नहीं रखेंगे तब तक मुश्किल होगी। अब सवाल है कि जिस लिहाज से गिलाद ऑर्दन, जो कि संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के दूत हैं, उनके शब्दों को अगर सुनेंगे तो यूनाइटेड नेशन को लेकर इससे पहले कई मौके आए जब इजराइल ने गुहार लगाई यूनाइटेड नेशन को लेकर, लेकिन इस दौर में उसने कहा कि गाजा के निवासियों को दी गई इजराइल की चेतावनी को लेकर संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया शर्मनाक है। इतना ही नहीं, यह भी कहा गया कि हमास कई सालों से हथियार इकट्ठा कर रहा है और सालों तक संयुक्त राष्ट्र ने इसे नजरअंदाज किया है, और हमास आम नागरिक और नागरिक इमारतों का इस्तेमाल कर रहा है और हथियार और हथियारों और हत्याओं को छुपाने के लिए वह गाजा पट्टी का इस्तेमाल करता है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र खामोश रहता है। तो अब इजराइल के साथ खड़े होने की जगह अगर संयुक्त राष्ट्र इजराइल को ज्ञान देता है तो इसका कोई अर्थ नहीं है। यानी एक झटके में बट रही दुनिया के भीतर वह ऑर्गेनाइजेशन भी शिथिल पड़ गए जिनका उपयोग हथियार, जिनका उपयोग युद्ध और सामरिक परिस्थितियों को रोकने के लिए होना चाहिए था। तो क्या इस दौर में दुनिया के भीतर लगातार युद्ध बढ़ते चले जाएं? उस दिशा में दुनिया जा रही है, क्योंकि जैसे ही आप हथियारों की दुनिया में आते हैं वैसे इजराइल की सेना कोई बहुत बड़ी नहीं है। हालांकि यह अलग मसला है कि हमास की तुलना में कई गुना बड़ा है, लेकिन पूरे के पूरी सेना टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ी हुई है। और उसकी जो 4 हिस्से हैं इजराइल के, उसमें पहला ह्यूमिंट है जो कि ह्यूमन इंटेलिजेंस टीम के साथ जुड़ता है। दूसरा सिग्निट है जो कि सिग्नल इंटेलिजेंस टीम के साथ जुड़ता है। तीसरा जियो इंट है जो कि सैटेलाइट इंटेलिजेंस टीम का हिस्सा है। और चौथा मैसेंट है जो कि मेजरमेंट एंड सिग्नेचर इंटेलिजेंस से जुड़ता है। यानी टेक्नोलॉजी के जरिए युद्ध करना या टेक्नोलॉजी के जरिए गुरिल्ला वार करना या टेक्नोलॉजी के जरिए अपने आप के सुरक्षा के लिए तमाम कदमों को उठाना, यह इजराइल की जरूरत है। क्योंकि इजराइल का अपना जो वहां सैनिकों की तादाद है वो तकरीबन 16.5-17 लाख है। यह अलग मसला है कि हमास के पास सिर्फ 88,000 लड़ाके हैं, लेकिन इसका एक दूसरा सच भी समझना होगा कि हमास को संभाले हुए जो लोग हैं वह गाजा पट्टी में नहीं रहते हैं, वो अलग अलग देशों में रहते हैं। वो कतर में रहते हैं, वो सऊदी में रहते हैं, वो लेबनान में रहते हैं। यानी यह जो इलाका है पूरा का पूरा गाजा पट्टी का, जिसको खुली जेल के तौर पर भी कहने से इजराइल हिचका नहीं, इन परिस्थितियों में एक दूसरा वेस्ट बैंक का इलाका है जहां शांतिपूर्ण परिस्थिति है। और इजराइल के भीतर का सामाजिक ताना बाना जो है उसमें मुस्लिमों की भागीदारी भी बड़ी तादाद में है, जिनके अपने सगे संबंधी गाजा पट्टी में हो या वेस्ट बैंक में हो, यरूशलेम में हो, इन जगहों पर ये रहते हैं। तो सामाजिक ताने बाने से हटकर क्या इजराइल के भीतर की अपनी परिस्थितियां इस दौर में दुनिया के सामने अब उस संकेत को देने को तैयार है कि वह
जो भी उस पर हमला करेगा और खास तौर से उसको मटिया मेट कर देगा, यानी समझौते के सारे रास्ते बंद। यह परिस्थिति दुनिया के भीतर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि समझना यह भी होगा कि यहूदीस को जर्मनी हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, यहां से निकाला गया, यूरोपीय कंट्री से निकाला गया, पनाह उनको मिली इस पूरे के पूरे इलाके में जो फ़लस्तीन का इलाका है जहां पर मुस्लिमों की तादाद थी। और दुनिया के भीतर नई परिस्थिति में भारत की भूमिका अब इसलिए ज्यादा बड़ी हो चली है क्योंकि युद्ध में समाई हुई दुनिया के सामने मौजूदा वक्त में बड़ा संकट इकोनॉमी का है, अर्थव्यवस्था का है। हथियार का बाजार कुछ देशों को राहत और रियायत दे सकता है, मुनाफा दे सकता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जिस विश्व मंदी की तरफ बढ़ती हुई दुनिया को लगातार देखते हुए आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक चिता रहे थे, ऐसे में एक दूसरे युद्ध ने एक बिल्कुल नई परिस्थिति लाकर खड़ी कर दी कि क्या इसके जरिए दुनिया की उस इकोनॉमी पर असर पड़ेगा जिसके जरिए विकसित देश अपनी ताकत का एहसास कमजोर देशों को भी कराते हैं, विकासशील देशों को भी कराते हैं, और उस बाजार को भी अपने अनुकूल करना चाहते हैं जहां पर विकसित देश चाहते हैं कि उन्हीं का सामान डंप किया जाए। जो आखिरी सवाल इसमें बड़ा महत्वपूर्ण है, जो हर किसी के जहन में है कि आखिर इजराइल अब करेगा क्या, क्या वाकई वो हमला कर देगा। उसमें एक मुश्किल है क्योंकि जैसे ही वो हमला करेगा, सवाल है कि एक तरफ तो फिलिस्तीन है, दूसरी तरफ लेबनान और सीरिया है। अगर इन्होंने इजराइल पर हमला कर दिया तो तीन तरफ से इजराइल घिर जाएगा। ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल यह है कि इजराइल के बंधकों की एवज में क्या कोई समझौता हो जाएगा, उस दिशा में ये चीजें जा रही हैं क्योंकि 2011 में सिर्फ इजराइल का एक बंधक हमास ने बनाया था और उस बंधक की रिहाई के लिए 1000 फिलिस्तीनियों को उसने छुड़ा लिया था। यह दूसरी परिस्थिति है। तीसरी परिस्थिति है कि अगर अटैक होता है तो क्या गाजा की जो नई पीढ़ी है, वहां पर रहने वाली नई पीढ़ी है जो नजर आ रही थी हाथों में बंदूक थामे हुए, क्या वो ज्यादा कट्टर इस दौर में बनकर उभरेगी। और चौथा सवाल यह है कि हिजबुल्लाह का समर्थन ईरान ने किया था लेबनान के भीतर भी, और लेबनान के भीतर ईरान समर्थक सरकार बनी क्योंकि हिजबुल्लाह ने वहां पर अपने समर्थन के साथ सरकार बना ली। तो क्या ये एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें जिस टेररिज्म का जिक्र दुनिया में हो रहा है वो कट्टरता के साथ पॉलिटिकली इस दुनिया को प्रभावित करते हुए देशों पर भी राजनीतिक तौर पर कब्जा करने की दिशा में बढ़ जाए, क्योंकि दुनिया के भीतर इस दौर में कट्टरता हावी है। और यह सवाल दुनिया के भीतर हर देश से है और भारत को लेकर भी यह सवाल दुनिया के भीतर अलग अलग मंचों से लगातार उठता रहता है और भारत की अंदरूनी राजनीति के भीतर भी यह सवाल बड़ा हो चला है। तो शायद इस दौर में भारत की भूमिका भारत को लेकर या इस पूरे इलाके को लेकर कहीं बड़ी हो चली है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।